हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। एनसीईआरटी की जो सीरीज स्टार्ट करी गई है उसमें आज हम क्लास सिक्स्थ का चैप्टर थर्ड कवर करेंगे, यानी तीसरी क्लास होगी ये हमारी। और अभी तक हमने क्लास वन में यानी चैप्टर वन में क्या, कब, कहाँ और कैसे डिस्कस किया था। और दूसरा जो चैप्टर का नाम था वो था आरंभिक मानव की खोज में, यानी कि हम पहले कब, कैसे और कहाँ पर थे, उसके बाद आरंभिक मानव की खोज क्या थी, वो एक कैसे थे, कहाँ रहते थे, इन सब चीज़ों बातों को हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमारा अध्याय 3 है, चैप्टर थर्ड है। इसमें भोजन, यानी कि लोग भोजन के लिए क्या करते थे, कैसे फसल उगाते थे, कैसे पशुओं को पालते थे, पशुओं को पालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब आज के चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि विभिन्न प्रकार के भोजन। देखिए, हमें अपने भोजन का जो अधिकांश हिस्सा है वो फसल से प्राप्त होता है, चाहे वो गेहूं हो, जौ हो, चना हो, ये सब हमें फसल से प्राप्त होता है, खेती करने से प्राप्त होता है। और जो लोग नॉनवेज इत्यादि पसंद करते हैं उनके लिए पशुओं या फिर आप कर सकते हैं मुर्गी पालन इत्यादि की जाती है। विभिन्न फसल को उगाने के लिए अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। आपने देखते होंगे कि रबी की फसल के लिए अलग जलवायु चाहिए, खरीफ की फसल के लिए अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर जो धान की खेती होती है, अर्थात जो चावल की खेती होती है, उसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और गेहूं, जौ, इन सब के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम पशुओं की बात करें तो जो पशुओं के लिए भी वातावरण अलग अलग होता है। जैसे कि सूखी जगह और पहाड़ी जलवायु में भेड़ और बकरियां बाकी मवेशियों की तुलना में, गाय इत्यादि की तुलना में ज़्यादा पाई जाती हैं, ज़्यादा सहजपूर्ण होती हैं और ज़्यादा समय तक जीवित रह सकती हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, दुनिया की जलवायु बदलती रही और साथ ही लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन करके इस्तेमाल करते थे वे भी बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पति कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे हुए बीजों का अंकुरण कैसे होता है, उन्हें दोबारा पौधे के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं, और पौधे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, जानवरों से पौधों की सुरक्षा कैसे होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इस प्रकार के धीरे धीरे प्रयोग होने लगे और लोग कृषक बन गए। यानी कि अनाज को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उन्हें पशुओं को, जैसे जो गाय या भैंस होती है वो चरने के लिए जाती थी, तो इन सब से कैसे फसलों को बचाया जा सके, इन सब के बारे में लोग सोचने लगे थे। इसी तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखने लगे ताकि जो जानवर हैं वो चारा खाने के लिए आए और उन्हें पालतू बनाया जा सके, जिससे कि जंगली जानवर भी पालतू बनाए गए। और धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी करते थे ताकि जो भेड़, बकरियां या गाय हैं इन्हें वो मार ना सके। और इसी तरीके धीरे धीरे वो कृषक के बाद पशुपालक भी बन गए। अब बसने की प्रक्रिया, लोग बसे कैसे? लोगों द्वारा पेड़ उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से यह बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे या जानवर का चयन करते थे जिनके बीमार होने या खराब होने की संभावना कम होती थी। लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने या फिर अनाज प्राप्त होता था। साथ ही मजबूत डंठल वाले अनाज और दाने को इसलिए चुना जाता था ताकि जो बड़े दाने होते हैं वो डंठल पर अपने भार को दें तो डंठल उन भार को सह सके। जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना गया जो आमतौर पर अहिंसक होते थे, जैसे गाय वगैरह हो गई। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में जो पालतू जानवर होते हैं उनकी सींग, आप कह सकते हैं, और दांत छोटे होते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से करते हैं। एक नवीन जीवन शैली, अगर हम ये देखेंगे कि किसी चीज का विकास करने में कुछ वक्त तो लगता ही है। कभी कभी
कुछ दिन, कुछ महीने या फिर साल तक लग जाता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का बहुत संभल कर उपयोग करना पड़ता था। आपने देखा होगा कि जब फसल उगाई जाती है तो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है आदमी जैसा, जो काले रंग का मटका होता है, ताकि चिड़िया वगैरह आकर वो सब फसल को बर्बाद ना कर सके। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोग उसके भंडारण की भी बात सोचने लगे, क्योंकि स्टोर करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि अनाज अब कई गुना बढ़ रहा था तो स्टोर करना स्वाभाविक था। बहुत से लोग इसके लिए बड़े बड़े बर्तन बनाने लगे, टोकरियां बनाने लगे और ज़मीन में गड्ढे खोदने लगे ताकि इन सब चीज़ों को संग्रहित किया जा सके। अब जानवरों को कैसे भंडारण के उनका कैसे भंडार किया जाता था, इनकी संख्या बढ़ती गई। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनसे बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। दूध तो मिलता ही है, मांस का भी एक अच्छा स्रोत होता है। यही नहीं, जानवरों से मांस तो मिलता ही है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। आगे बताया गया है कि जो कृषक और पशुपालक थे उनकी बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिकों ने खुदाई करी तो उसमें कुछ पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने भी मिले, जिसका अध्ययन वे करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि या तो ये गलती से जल गए हैं या फिर इसको जानबूझकर जलाया गया है। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक दिया गया है कि अनाज और हड्डियां और वो किस पुरा स्थल पर उगाए गए थे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातात्विदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान भी मिले हैं, जैसा कि बुर्ज होम, यानी कि वर्तमान कश्मीर में है वो, के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था, ताकि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी तो उस मौसम में वे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न थे, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। और इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग किया जाने लगा ताकि अनाज को कूटा और पीसा जा सके, यानी कि मानव जो था वो अब विकास की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि अनाज को वो कूट कर रोटी के तौर पर यूज़ करने लगा, यानी गेहूं को रोटी के तौर पर यूज़ करने लगा था। इसीलिए उसको पीसने के लिए ओखली और मसूल का प्रयोग होने लगा था। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, यानी कि चित्रकारी भी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे इन बर्तनों का उपयोग खाना पकाने के लिए भी किया जाने लगा। जैसे चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, जिसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे थे। अन्य रीति रिवाज, देखिए, पुरातात्विक बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि उस समय रीति रिवाज क्या चलते थे। विद्वानों ने ऐसे किसानों का पर अध्ययन किया है। इसमें प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते थे। अब ये जनजाति क्या होता है? प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्ती में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती थी। जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखरेख करते थे और चिड़िया इत्यादि को भगाते थे, और पौधों और फसलों को नुकसान ना पहुंचे इसलिए वे कार्य करते थे। महिलाएं फसल दबाकर अनाज कूटती और पीसती थीं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते थे, जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। यहाँ जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर किया करते थे।
बर्तन बनाने, टोकरी बुनने, औजार और झोपड़ी बनाने का काम भी ये साथ में किया करते थे। नृत्य, नाच गाना और सजावट भी इनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। कुछ व्यक्ति को नेता मान लिया जाता था, ये जनजाति पोर्शन में ही है। वे उन लोगों को नेता चुना जाता था जो अनुभवी होते थे, वृद्ध होते थे, या नौजवान योद्धा होते थे, या फिर पुरोहित हो सकते थे। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान के अनुसार उच्च पद दिया जाता था। जनजातियों की संस्कृति परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। उनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती थी, जिनका प्रयोग सभी कर सकते थे। कोई जात पात नहीं थी, कोई अमीर गरीब नहीं था, यानी सब लोग मिलजुल कर और सामान्य तरीके से रहते थे। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यहाँ पर खुदाई में सबसे पहले के स्तरों में पुरातात्विकों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डी मिली है, जिनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां शामिल हैं। इसके बाद के स्तर में भेड़ और बकरियों की हड्डियां शामिल हैं। उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों को ही हड्डियां मिलती हैं। ऐसा लगता है कि ये लोग मवेशियों को पालने लगे थे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर के 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। पहले और बाद के स्तर देखिए, ये एक पिक्चर जो बनाई गई है, इसमें यह समझाया गया है कि ये देखिए स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4, इस तरीके से, यानी कि पहले यहाँ की खुदाई हुई, फिर 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, इस तरीके से धीरे धीरे नीचे लोग पहले खुदाई में जो अवशेष मिले उससे ये सब जानकारियाँ मिलती गई। मृत्यु के बाद समानतः मृतक के साथ सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते हैं, और लोग आस्था और मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। ऐसा लोग मानते थे कि लोग मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं, इसलिए जब उनको दफनाया जाता था तो उनके साथ उनकी प्रिय वस्तु को, या जिनके साथ वो ज़्यादा रहना पसंद करते थे, उन्हें भी दफना दिया जाता था। जैसे एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी भी मिली थी। म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है ये दाओजी हेडिंग। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे, और साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठास्म यानी कि अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन जाती है के औजार और बर्तन भी मिले हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये चैप्टर 3 था, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पहले के 2 चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखने को मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।